हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज टापर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड खत्म भी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स स्टार्ट करके खत्म भी कर देंगे क्योंकि ये है रैपिड रिवीजन चैप्टर 1 का, विच इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैनल पे आपको डिटेल वीडियो भी वन शॉट वाला मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से ऑफ कोर्स पूरा वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी पढ़ लो, मतलब एग्जाम के कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिन पहले पढ़ने आए हो, तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, ये होता है हमारा मैटर। मैटर दो टाइप्स का होता है, या तो मिक्सचर्स में क्लासिफाई कर सकते हो और एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप्स का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट फर्दर तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अपने मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन में। होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स जो दो या दो से ज्यादा ऑफ कोर्स चीजों से मिलकर बने होंगे एंड उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, तो उसे आप बोलते हो होमोजेनस मिक्सचर। अगर थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है कॉम्पोजिशन, तो उसे आप बोलते हो हेटेरोजेनस मिक्सचर। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ये सब हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। देन आप फिजिकल, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, है ना, यूनिट्स वगैरह होंगी जिसमें, एंड एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब आप बात करते हो तो इसके लिए आपको 7 बेस यूनिट्स को याद करना होता है, जो होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोल। तो इन 7 बेस क्वांटिटीज को आपको याद करना होता है इसमें। इन 7 बेस क्वांटिटीज से हमें और भी यूनिट्स मिलती हैं जिन्हें आप बोलते हो डेराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से डेराइव होकर आई होती है, ठीक है। जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? डेराइव हुआ है, तो दिस इज डेराइव्ड यूनिट। इसी के साथ साथ आप कई बार कुछ प्रीफिक्स यूज करते हो, जैसे कि हो गया योटा, जैसे कि हो गया माइक्रो, मिली, सेंटी। इसके लिए यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है एंड आपको इसको ऑफ कोर्स लर्न करना है। जैसे योटा 10 टू द पावर 24 को आप बोलते हो, है ना। नैनो 10 टू द पावर -9 को आप बोलते हो नैनो, है ना। 10 टू द पावर -9 आ गया तो नैनो बोलते हो। मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। ये जो मैंने यूनिट बोली है ना, इनको नोट जरूर कर लेना। चलो अब आते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में। अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने ना इसकी लेंथ नापी है और ये निकल के आई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 क्या हो गया? 3 हो गई इसकी ट्रू वैल्यू। क्या हो गई इसकी? ट्रू वैल्यू। अब आपका आंसर आ रहा है कि आपने जब इसको नापा तो आपने देखा 2.99 कुछ आ रहा है मैम, तो वो क्या हो गया? एक्यूरेसी। तो इस ट्रू वैल्यू के जो आसपास वैल्यू है उसे आप बोलते हो एक्यूरेसी। एंड आपने जो 5 आंसर निकाले, सपोज मैंने आपसे बोला इसका 3 सेंटीमीटर आ रहा है, आपने बोला ठीक है मैम, एक आ रहा है 2.999, एक और आ रहा है 2.98, एक आ रहा है 2.88 समथिंग, जो भी। तो आपके आंसर में जो क्लोजनेस है उसे आप बोलोगे कि वो है प्रिसिशन, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, 4 स्टूडेंट्स खड़े थे, मैंने बोला ये ट्रू वैल्यू इसकी 3 है, तो एक का आंसर आया 2.9, ठीक है। तो इससे जो मैं मैच करूंगी, इससे जो क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू से, वो एक्यूरेसी हुई। और उन चारों के आंसर्स में जो क्लोजनेस होगा उसे आप बोलते हो प्रिसिशन। तो ये आपके प्रिसिशन और एक्यूरेसी हो गए। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आंसर में जो वैल्यू आ रही है उसमें बहुत सारे जीरो लगे हैं, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू है या फिर बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को यूज करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हो n × 10 की पावर n, जिसमें कैपिटल N जो है वो लाए करेगा उसमें वैल्यू 1 से 10 तक की, ठीक है। तो कभी भी कोई डेसिमल वैल्यू है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे n × 10 की पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसे, ठीक है। अब आप जैसे जैसे राइट ऑफ द डेसिमल मूव करते हो, पावर जो है 10 की वो माइनस में जाती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। एंड जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड मूव करते हो, पावर जो है वो इंक्रीज करती जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इसका लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है? जैसे मैंने बोला 4.9 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो 4 क्या है उसका? 4 हो गई उसकी सर्टेन डिजिट, एंड पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो डाउटफुल डिजिट या अनसर्टेन डिजिट हो गई। तो इनका जो सम हुआ उसे आप बोलते हो कि वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज होती है, ऐसी वैल्यू जिसमें जीरो नहीं आता, है ना, 28, 98, 97, 35 कुछ भी, ये सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सारे के सारे एंडिंग जीरोस जो होते हैं, जो एंड में आ रहे होते हैं डेसिमल के बाद, वो सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे, ठीक है। जितने भी जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, दो नॉन जीरो के बीच में, वो जीरो भी हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे 207, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी इनिशियल जीरोस होते हैं, स्टार्टिंग में लगे होते हैं, उसके पहले कुछ नहीं लगा, जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वो जीरो अपने सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते हैं। कभी भी 10 की पावर कुछ लगी होती है तो वो 10 की पावर सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती है। कभी भी कोई एग्जैक्ट नंबर होता है 1 मार्कर, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 10 चेयर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है?
राउंडिंग ऑफ में अगर मैं बात करूं तो अगर हमें वैल्यू कुछ ऐसी है कि सपोज मैंने आपसे बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की वैल्यू लिखनी है आपको इन क्वेश्चंस में, 4 एग्जांपल लिए हुए हैं, तो अगर 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो उसके आगे वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो आगे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर एज इट इज रहेगा। अगर वैल्यू एग्जैक्ट 5 है तब क्या करें, तो उसके आगे वाली वैल्यू को देखो, अगर 5 है और एग्जैक्ट आगे वाली वैल्यू इवन नंबर है तो उस टाइम पे आंसर एज इट इज रहेगा। एंड अगर एक ऑड नंबर आ गया, अगर जो 5 है उसके पहले जो नंबर है वो ऑड नंबर आ गया तो उसमें हो जाएगा +1, तो ये हमारा राउंड ऑफ हो सकता है। लॉस पे जानते हैं, जैसे हमने बोला केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो कुछ लॉज में गवर्न हो रही होंगी, लॉस की वजह से हो रही होंगी, है ना, तो कोई लॉ लग रहा होगा उसमें। तो हमारे पास 5 लॉ होता है। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के मासेस का जो सम होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मासेस के सम के बराबर आएगा, मतलब कि मास जो है रिएक्शन में कंजर्व रहेगा, ना बढ़ेगा ना ही तो घटेगा, ठीक है। सेकंड होता है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। 3 बच्चों से मैंने बोला जाके पानी लेके आओ, एक टैप वाटर लेके आया, एक सी वाटर लेके आया, और अगर बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है वीडियो तो कम स्पीड पे चलाना, हाँ, एक टैप वाटर लेके आया, एक सी वाटर लेके आया और एक आरओ का पानी लेके आ गया, ठीक है। तो तीनों में ही अगर मैं बोलूं कि पानी क्या है, तीनों में H2O ही तो है ना, तो इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगी, इसका प्रोपोर्शन देखूंगी बाय मास, तो कितना आएगा 1:8, या जैसे आप 2:16 बोल सकते हो, है ना। H2O 2:16 ही तो रहता है, या 1:8 ही तो रहता है ना। तो कांस्टेंट रहा इसे, तो नो मैटर किस सोर्स से वो चीज आई है, उसका जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहा प्रोपोर्शन में, तो उसे आप बोलते हो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके 2 या फिर 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाए, 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करने पे 2 या 2 से ज्यादा, जैसे एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना इसमें, ठीक है, तो इस टाइम पे जो मास होगा जिसका कांस्टेंट है, देखो इसका मास तो 12 ही रहेगा दोनों जगह पे, है ना, बस ऑक्सीजन का मास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32, है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो जो डिफरेंट मास होगा एक एलिमेंट का, जो कि कंबाइन कर रहा है सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगे। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसे आप गे-लुसाक्स लॉ भी बोलते हो, ये क्या बोलता है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम में कंबाइन करती है ना। व्हेन गैसेस कंबाइंस दे डू सो इन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट रखते हुए बात कर रहे हो, गैसेस कंबाइन करी और वो वॉल्यूम्स में कंबाइन कर रही है, तो उनके जो रेशियो निकल के आएगा वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे यहाँ पे 2:1:2 रेशियो आ रहा है, और ये सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है, तो अगर गैसियस स्टेट है तभी होगा ये, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट होता है एवोगाड्रोस लॉ। मैंने आपको 2 कंटेनर दे दिए और मैंने बोला दोनों का वॉल्यूम जो है वो 10 है, 10 ml दोनों का वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। तो अगर मैंने बोला इसमें हाइड्रोजन डालने पे, हाइड्रोजन गैस डालने पे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स आए, तो दूसरे कंटेनर में अगर मुझे नाइट्रोजन ऐड करना है या इसी कंटेनर में नाइट्रोजन ऐड करना है हाइड्रोजन हटाने के बाद, तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो आप बोलोगे मैम 5 मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर इसे कांस्टेंट रख दिया तो इक्वल वॉल्यूम जो है हर गैसेस का, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सभी लॉस की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यू कैन ऑफ कोर्स टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन लर्न इट, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास जो किसी भी एटम का होगा, यानी कि उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस का सम। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं किसी के, यानी कि जिनका आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट मास नंबर होगा, तो उस एलिमेंट को उसको आप बोलते हो आइसोटोप है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि अगर आपको आइसोटोप्स पता है, तो मैं बोलूं कार्बन का मास कितना है, तो 12 तो एक कार्बन का मास है, एक और आइसोटोप होता है जिसका 13 होता है एटॉमिक, है ना, एक और होता है जिसका 14 होता है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, जो भी उनका रिलेटिव एबेंडेंस आ रहा है उससे एक बार वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जो सम निकालोगे दैट विल बी इट्स एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मासेस का सम कर दो, दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, कोई आयनिक कंपाउंड ले लो, जैसे NaCl मैंने ले लिया, आयनिक कंपाउंड में जो भी सम आ रहा होगा मासेस का, उसे आप बोलोगे, जैसे इसको 23+,
35.5 करें तो कितना आएगा 58.5 के आसपास आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला मास है, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली जब आयनिक कंपाउंड के टर्म्स में बात करते हैं तो वो फॉर्मूला मास हो जाता है। मोल कंसेप्ट, मोल क्या है, नथिंग बट अ नंबर। मैंने कहा जाओ जाके 1 डजन एग लेके आओ, आप 12 एग्स लेके आए। मैंने बोला 1 पेयर ऑफ शू लेके आओ, आप 2 शूज लेके आए, है ना। तो ये सब क्या है, ये एक नंबर है। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं 1 मोल पेन लेके आओ, तो आप कितने मोल लेके आओ, कितने पेन लेके आओगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एंड इसी वैल्यू को आप बोलते हो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये होता है अपना मोल कंसेप्ट, यानी कि मोल। बेसिकली यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज लिखे हैं दैट यू हैव टू लर्न। मोल के कुछ फॉर्मुलाज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, जैसे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास एक फॉर्मुला होता है ना। एक होता है गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एक होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन में। तो ये फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मैंने आपसे बोला कि K2Cr2O7, सपोज एक एग्जांपल ले लिया, K2Cr2O7 में कितना परसेंट पोटेशियम का है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहता है कि जिसका भी परसेंट आपसे पूछ रहे हैं उसके मास को ऊपर रखो। जैसे जो भी पोटेशियम का मास है उसको ऊपर रखो। अच्छा, जितना पोटेशियम है उतने टाइम्स उसका मास लेना है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोला पोटेशियम का मास है 39 पॉइंट समथिंग, तो इंटू 2 भी कर देना। तो जो भी उसका मास है जिसका आपको निकालना है परसेंटेज, उसको ऊपर रखना है। ओवरऑल पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हर एक के मासेस का सम, यानी कि इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा उसे नीचे रखना, मॉलिक्यूलर मास और सॉरी इंटू 100 कर देना। तो वो क्या आएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला C6H12O6 में से ना 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। तो ये फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें हमने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखा रहा था। एंड इसी के जब हमने कॉमन ले लिया तो ये जो आया ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि उसमें कॉमन लेने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक चार्ट बनाना होता है जिसमें 5 कॉलम बनाने होते हैं, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या कहता है, एलिमेंट का नाम लिखो, जिस भी एलिमेंट का नाम बोल रहे हैं। सेकंड में आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखना होता है, कितना परसेंट है, ये भी जनरली गिवन रहता है। थर्ड नंबर पे आपको उस एलिमेंट का मास लिखना होता है, एटॉमिक मास, ठीक है, ये भी जनरली गिवन रहता है। फोर्थ कॉलम में आप क्या करते हो, सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है उसको थर्ड कॉलम से डिवाइड करते जाते हो। मतलब कि जो भी परसेंट है उसको डिवाइड करते जाओ एटॉमिक मास से, तो आपको फोर्थ कॉलम मिलेगा जिसमें आप मोल्स निकाल लोगे। फिफ्थ कॉलम कहता है कि फोर्थ कॉलम में जो आपने वैल्यूज निकाली है उसमें सबसे छोटी वैल्यू को चूज करो और उसी कॉलम के हर एक वैल्यू से डिवाइड करते जाओ। जैसे इस पूरे में जो भी आंसर आया है ना, इस वाले कॉलम में जो भी आंसर आया उसमें सबसे छोटी को वैल्यू को चूज करो और उसे हर वैल्यू से डिवाइड करते जाओ, तो आप उसका एक एटॉमिक रेशियो निकाल लोगे। तो जो रेशियो निकल के आया वही उसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। एंड आप उसे हर एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में लगाते जाओगे तो आपने निकाल लिया सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो इंपेरिकल फॉर्मूले में से जो हमने कॉमन लिखा था, n क्या है, वो कॉमन चीज जो आपने बाहर निकाली है, तो अगर हम वापस से उसे इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन टर्म्स में। कंसंट्रेशन नापने के लिए पहली चीज होती है मास परसेंटेज। ये क्या होता है, जितना भी मास है सॉल्यूट का उसे डिवाइड करो ओवरऑल जो सोल्यूशन का मास है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला होगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास परसेंटेज आएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जितने भी जिसके भी मोल्स निकालने की बात हो रही है ना, मोल फ्रैक्शन में जितने भी मोल्स है सॉल्यूट के या मान लो सॉल्वेंट के भी निकालने हो सकते हैं, तो ऊपर सॉल्वेंट रख देना, उसे डिवाइड कर देना पूरे सोल्यूशन में जो मोल्स है, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जब भी आप इनके मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। मोलारिटी क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसको जब हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, जो कि इन लीटर्स लेना है, तो उसे आप बोलते हो मोलारिटी। कैपिटल एम से सिंबल होता है, कैपिटल एम से यूनिट होती है। मोलालिटी क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय जितना भी मास है सॉल्वेंट का इन किलोग्राम, तो उसे आप बोलते हो मोलालिटी। यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट रहता है, ये चीज याद रखना। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, जब हम डील करते हैं रिएक्शन में कैलकुलेशन से, है ना, वॉल्यूम को लेके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, ये सारी कैलकुलेशन हमारी आती है स्टोइकियोमेट्री में। लिमिटिंग रिएजेंट, मैंने आपसे बोला कि ये वाला, ये जो मैंने स्लाइड चेंजिंग जो ये है हमारे पास, है ना, स्लाइड चेंजर जो है मेरे पास, इसमें 3 बटन हमें लेने पड़ते हैं एक स्लाइड चेंजर को बनाने के लिए, 3 बटन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला मुझे ना 10 स्लाइड चेंजर चाहिए, ठीक है, तो क्या चाहिए हमें उसके लिए 30 बटन्स चाहिए होंगे, है ना। अब मैंने बोला नहीं, बटन तो हमारे पास केवल और केवल 15 है, तो उसमें कितने स्लाइड चेंजर बन पाएंगे, मतलब 30 चाहिए थे, और मैंने बोला चलो सपोज 20 है बटन्स केवल, तो आप बोलोगे मैम अगर 20 है ना, तो उस टाइम एक के लिए हमें 3 चाहिए होते हैं, चलो कुछ भी मान लो, 15 मान लो, कोई भी कैलकुलेशन ले लो, मान लो मैंने आपसे बोला कि नहीं 15 है केवल, ठीक है,
30 बटन थे, 30 बटन चाहिए हमें एक इस रिमोट को बनाने के लिए, है ना, 3 बटन चाहिए, और आपने बोला हमारे पास केवल 15 है, मतलब कितने रिमोट बन पाएंगे, 5 रिमोट बन पाएंगे। तो ये जो बटन से लिमिट कर गए, इनके कम होने की वजह से हमारे पास इतना प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास केवल 5 रिमोट बन रहे हैं। अगर 15 बटन और होते हमारे पास तो हम सीधा सीधा 10 रिमोट बना लेते, है ना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यहाँ पे लिमिट जिसने कर दी रिएक्शन को, यानी कि इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, वरना और प्रोडक्ट बन सकता था, तो उसे आप बोलते हो लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि सब्सटेंस पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। भाई 15 के 15 बटन तो यूज कर लिए हमने, तो इस वजह से यहाँ पे बोलोगे ये खत्म हो जाता है पूरी तरीके से एक रिएक्शन में, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको एक रेशियो निकालना होता है, जो कि बोलता है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको डिवाइड कर दो उस रिएक्शन के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो वैल्यू आगे लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी लिखा है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का, तो इसको याद जरूर कर लेना आप, ठीक है। सो यस, एक्सेस रिएजेंट जो बची हुई चीज थी, ये जो हमारा रिमोट बन रहा था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, ऑफकोर्स हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, बट आप इसको होमवर्क में जरूर ले लो, लेकिन मैं आपको तरीका समझाती हूँ। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास बताना है आपको। अच्छा, कॉमेंट में ना 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, पांचों के पांचों ऐसे लाइन वाइज लिखना, ठीक है। किश्तों में आंसर नहीं देना कि एक का दे दिया, 2 क्वेश्चन का नहीं दिया, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक है। चलो, जैसे मैंने आपसे बोला मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, कितने टाइम्स कार्बन है 6 टाइम्स, है ना, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने टाइम हाइड्रोजन है 12 टाइम, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने टाइम ऑक्सीजन है 6 टाइम, तो ओवरऑल जो मास आएगा वो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड में इतना हाइड्रोजन है, इतना कार्बन है, इतना क्लोरीन है, आपको और मोलर मास भी दिया है आपको, देखो, है ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। 5 कॉलम बनाना, उसमें लिखना एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह कार्बन, एक जगह क्लोरीन, सेकंड कॉलम में सबका परसेंटेज, थर्ड कॉलम में हर एक का मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। हर एक परसेंटेज को डिवाइड करते जाना उसके जो भी एटॉमिक मास है, तो हमारा 4th कॉलम आ जाएगा। 4th कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू को चूज करना, 5th कॉलम में क्या करोगे, उस छोटी वैल्यू को 4th कॉलम की हर वैल्यू से डिवाइड करते जाना, तो एक रेशियो आ जाएगा, और वही रेशियो आपको बता देगा कि क्या आ रहा है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है ना। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास होता है वो इंपेरिकल फॉर्मूले के मास को n से मल्टीप्लाई करने पे आता है, जो कि आपको गिवन है, तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लोगे, ठीक है। अब हमें बताना है कितना वाटर प्रोड्यूस होगा जब हमने 16 ग्राम ऑफ मीथेन का पूरी तरीके से कंबशन कर दिया। CH4 में ऑक्सीजन मिलाते हो तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये बनता है। अब आपसे बोल रहा है 16 ग्राम मीथेन है, ये आपको दे दिया, कितना वाटर बनेगा, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। तो बैलेंस करने में यहाँ पे आप 2 लगाओगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, है ना, बैलेंस कर लिया। अब मुझे दिख रहा है कि 1 टाइम CH4 लेने से 2 टाइम H2O मिला मुझे, है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। इसके नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन क्या है कि ये जब 1 मोल है तो वो 2 टाइम्स है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको यहाँ पे वाटर का मास आ जाएगा। सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हो 2 ग्राम सब्सटेंस ए में और 18 ग्राम वाटर में, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। क्या करोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, ये है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। कैलकुलेट करना है मोलारिटी। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, गिवन मुझे दिख रहा है कि कुछ मास है। नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें पता है, मोलर मास NaOH का आप निकाल ही लोगे, Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो ओवरऑल मोलर मास निकालना। वॉल्यूम आपको कुछ गिवन है, बट याद रखना वॉल्यूम रखना है इन लीटर्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। That's it for today. That's all about some basic concepts of chemistry. Again मैं आपको बता दूं, अगर डिटेल में देखना है, थोड़ा सा रैपिड वाला था ये, जल्दी बोल दिया क्या बहुत ज्यादा कुछ लोग 2x पे देख रहे हो क्या, बता दो ना क्योंकि मतलब हो सकता है बहुत जल्दी बोला हो, बट ठीक है यार, लेट्स कीप इट रैपिड ना। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ रैपिड रिवीजन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।